नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में रिलीज हुई महाराजा मूवी को, जिसका कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, हर एक चीज अपने आप में यूनिक है, जो कि आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक एंगेज करके रखती है। और सबसे बड़ी बात, इसका क्लाइमैक्स आप लोग भूल कर भी मिस मत करना, जो कि आप लोगों के होश उड़ा कर रख देगा। मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस मूवी को एक्सपीरियंस किया है और मैं इस मूवी का पूरी तरह से फैन बन चुका हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, यह मूवी आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी साल में एक बार बनती है। एक जरूरी बात, यह मूवी अभी हिंदी में मौजूद नहीं है, क्योंकि रिसेंट में यह मूवी तेलुगु वर्जन में रिलीज हुई है। और इसी तरह में कॉन्सेप्ट आप लोग और भी देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाराजा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक सलून में काम करता है, यानी कि हेयर कटिंग का। जिसके बाद वो अपने मालिक के पास आकर उससे कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और बताता है कि उसे अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं घूमने जाना है, जिस पर उसका मालिक भी उसे छुट्टी के लिए हाँ कर देता है। इसके अगले दिन महाराजा किसी टॉय शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। दरअसल उसी शॉप के सामने ही महाराजा का घर होता है, इसलिए वह सामने से दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच एक लड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस 46 बिगड़ जाने की वजह से वह सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है, जिससे वह काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और महाराजा ये सब देख रहा था। इस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी बेटी जिंदा बच गई थी। इसके बाद महाराजा जी अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहां हमें महाराजा की बेटी ज्योति को दिखाया जाता है, जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए वह अपनी 10वीं की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते वहां के सारे टीचर उसे काफी पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन इन सभी टीचर्स में से कसफल की मैडम उसे काफी सपोर्ट करती थी और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती थी। इसके बाद हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कोई और भी रहती है। अब यह लक्ष्मी कौन है, यह आपको आगे मालूम चलेगा। लेकिन हमें यह मालूम चलता है कि महाराजा ने अपने खुद का सलून भी खोल लिया है। और तभी वहां पर महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है, जहां उस स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है, जिसे देखकर महाराजा उस पर गुस्सा करता है और वो प्रिंसिपल से ज्योति को सॉरी बोलने के लिए कहता है। यहां हमें महाराजा का गुस्सा देखकर मालूम चल रहा था कि कैसे उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। तब महाराजा को ऐसा गुस्सा देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है और वह ज्योति को डांटने के लिए माफी मंगवा है। अब कुछ दिन बाद ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए दूर शहर जाना है, जिस पर महाराजा को उसकी टेंशन होने लगती है। पर उसने ज्योति को आज तक कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं था, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। हालांकि अब उसके चले जाने के बाद महाराजा काफी अकेला हो गया था और वह अक्सर सोया ही रहता था। फिर ऐसे ही एक रात को जब वह सो रहा था, तब उसके ऊपर से एक सांप तक निकल जाता है और महाराजा को मालूम भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जो किसी गैराज पर जाकर अपनी कार में रखे चश्मे के खो जाने पर वहां के एम्प्लॉय को ही मारने लगता है। दरअसल वो चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिसे वह बहुत ध्यान से रखता था। उसने जब गैरेज में कार ठीक करवाने के लिए दी थी, तो उसमें वह चश्मा वहीं पर रखा। रह सुनकर धरा नाम का आदमी वहां आता है और ये सब लोग उस सेल्समैन को बताते हैं कि तुम्हारी कार यही डिलीवर करने गया था। जिसके बाद वो आदमी राघो ई मारने लगता है। दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, गया था, और जब कार घर पर आई तो उसमें चश्मा नहीं था। अब गैरेज में चिल्लाने की आवाज और उसे शाम तक चश्मा वापस करने के लिए कहता है। अब उसी रात वो सेल्समैन सपने, जहां पर अचानक से वह धरा आ जाता है और उसकी वाइफ का दिया चश्मा तोड़ देता है। अपने पास रखे उसी चश्मे को दिखाता है और हमें मालूम चलता है कि यह चश्मा तो उसी ने निकाल लिया था। फिर धरा उसी आदमी के आगे, जिसे ऐसा करते देख वो आदमी उस पर गुस्सा होता है और वह फिर से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही होता है और धरा उसको और उसके दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और धमकी देकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। तो महाराजा बताता है कि मेरी लक्ष्मी घर से गायब हो गई है और एक दिन से मिल नहीं रही है। फिर वो इम्पट महाराजा पूछने लगता है कि आखिर ये लक्ष्मी तुम्हारी लगती क्या है, क्या वो तुम्हारी बीवी है या फिर बहन? जिस पर महाराजा बताता है कि वह ना तो मेरी बहन है ना ही बीवी, दरअसल वो हमारे घर का डस्टबिन है। तब जाकर रिवील होता है कि महाराजा के घर में लक्ष्मी एक डस्टबिन थी और वो उसे बड़े प्यार से रखता था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में हुई एक्सीडेंट में महाराजा के घर पर लरी घुस गई थी,
जिसमें उसकी वाइफ मर गई, लेकिन वहीं डस्ट बन ज्योति के ऊपर गिर गया था, जिससे ज्योति की जान बच गई थी। और थाने में वो इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा होने लगता है और उसको पागल बोलकर वहां से भागने लगता है, जिस पर महाराजा को भी उन पर गुस्सा आ जाता है और वह थाने में तोड़ करने लगता है। वो यहाँ पर रट लगा ही लेता है कि जब तक लक्ष्मी को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा, जिसको ऐसा करते देख पुलिस वाले भी अपने सीनियर के आने का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर पर घुसकर कुछ पेपर्स और गहने चोरी कर लेता है, जिसे इंस्पेक्टर वरदराजन रंगे हाथ पकड़ लेता है। और यही हमें मालूम चलता है कि यह चोर दरअसल पुलिस वालों का आदमी है और यह चोरी बहुत पहले हो गई थी। और यहाँ ये लोग तो सीन को क्रिएट कर रहे थे कि कैसे चोर अंदर घुसा होगा और फिर चोरी करके बिना पता लगाए यहां से बाहर भाग गया होगा। इसके बाद वरदराजन उस चोर को पकड़ लेता है और चोरी हुए गहनों को अपने पास रखकर नकली गहने उस आदमी को दे देता है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि यह गहने तो नकली है। साथ ही वरदराजन बहुत ही नीच आदमी होता है। वह केस को सॉल्व करने के लिए उनसे अलग पैसे भी लेता है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है, जहां वो स्टेशन की ऐसी हालत देखकर शॉक रह जाता है और महाराजा को अपने पास बुलाकर उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है, जिस पर महाराजा उसे अपने उस दिन की कहानी बताने लगता है कि जब मैं रात को 10 o'clock बजे सलून बंद करके अपने घर आया तो वहां पहले से 3 लोग छुपे हुए थे, जिनसे मेरी हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वह मेरी लक्ष्मी को मेरे पास से चुरा ले गए। वरदराजन भी लक्ष्मी के बारे में पूछने लग जाता है कि लक्ष्मी तुम्हारी थी क्या? तब महाराजा बताता है कि नहीं, लक्ष्मी मेरी डस्टबिन है। जिस पर वरदराजन उससे पूछता है कि उस डस्टबिन में ऐसा क्या छुपा था जो तुम उसके लिए रिपोर्ट तक लिखवा रहे हो। महाराजा उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल खाली था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत खास है। यह सब सुनकर वरदराजन के दिमाग में पैसे कमाने की लालसा जागने लगती है, इसीलिए वो महाराजा के केस को ले लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों से उस डस्टबिन की बात करता है कि आखिर उस डस्टबिन में कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो आदमी इतना पागल तो नहीं है जो एक डस्टमन की रिपोर्ट कराए, जिसके बाद वो सब लक्ष्मी को ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेल्वा नाम के एक आदमी को दिखाया जा रहता है, जो अपने साथी सावरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में घुसकर चोरी करता है। और ये लोग सिर्फ उसी घर में जाते हैं जहां सिर्फ लेडीज होती हैं, और चोरी करने के बाद कभी कभी वो उन लेडीज का रेप भी कर देता है। अब हम देखते हैं कि सेल्वा की शादी हो रखी थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, जिनका वो बहुत ध्यान रखता है। वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव भी होता है, जिसकी वह मरम पट्टी करता रहता है, लेकिन वह घाव जल्दी से ठीक नहीं होता। यल सेल्वा ने अपनी पत्नी को नहीं बताया होता कि वह रात में चोरी करता है, और इनके सामने तो वह बिल्कुल भला इंसान बन के रहता है और दिन में वायरिंग का काम करता है। वही हम देखते हैं कि सेल्वा के पास महाराजा का डस्टबिन भी रखा है, जिसका मतलब है कि इसने उस रात महाराजा के घर पर चोरी करी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने जासूस को भी इस डस्टबिन को ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं। वहीं थाने में वरदराजन महाराजा से काम करवाने लगता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन को जुबान दी थी कि अगर वह लक्ष्मी को ढूंढ कर लाएगा तो वह उसको 1 लाख देगा, जिसमें से 5,000 तो महाराजा ने वरदराजन को एडवांस भी दे दिया था, लेकिन अभी तक कुछ उसके बारे में मालूम नहीं चला था। अब एक दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता है। वही उसके साइड एक कार में मैकेनिक बैठा होता है, जो उस दरा की मिसिंग कंप्लेंट कराने आया था। उससे महाराजा उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि भाई आखिर हुआ क्या है। तो वो आदमी बताता है कि मेरा यहां काम करने वाला आदमी धरा काफी दिन से गायब है। साथ ही वह महाराजा को धरा की फोटो भी दिखाता है, जिसको देखकर महाराजा अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। और हम देखते हैं कि महाराजा उसी रात सेल्समैन के पास जाकर उसी कार के बारे में पूछता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर पर वह चोरी हुई थी, तो महाराजा की उनके साथ हाथापाई करते वक्त किसी के पास से एक कार का टूल प्लाजा के पर्ची निकली थी। उसकी कार के नंबर की मदद से वो उस कार के ऑनर का पता लगाकर उसे मिलने आया था, पर तभी वहां पर दरा आ जाता है और उस सेल्समैन को बहुत मारता है, जिसके बाद दरा वहां से जाने लगता है और महाराजा भी उसका पीछा करता है। तब दरा देख लेता है कि महाराजा तो उसके पीछे पड़ा है, जिस पर दरा कॉल करके अपने दोस्तों को एक जगह पर खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसका पीछा करते करते महाराजा भी वहां पहुंच जाता है, जहां वह सारे आदमी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं। सारे आदमी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। तब महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमियों में से धरा भी वहीं था, जिसके बाद उन सब आदमियों को मारकर धरा के बैग पर देखने लगता है।
दरअसल उस रात जब महाराजा की लड़ाई हुई थी तो उनमें से एक की बैग पर चोट लग गई थी और अब महाराजा धरा के बैग पर वही चेक कर रहा था, जिस पर धरा महाराजा को बताता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उस रात तो हम सन में से एक पुलिस वाला भी था, और यही बताकर वो बैग से भागने लगता है। तब महाराजा को धरा पर बहुत गुस्सा आता है और उसका बैग से जाते वक्त ही गला काट देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम महाराजा के यहां आने का मकसद पता चलता है कि वह थाने में धरा की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया था कि उनके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेंट करके उसी को ढूंढने यहां आया था। सेल्समैन आकर धरा के ऊपर कंप्लेंट करने लगता है कि उसने उस रात आकर मुझे मारा और उसके आने से पहले मेरे पास एक आदमी भी आया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वही था जो मेरी कार के बारे में पूछ रहा था। इधर पुलिस वाले महाराजा से पैसे खाने के लिए किसी आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डेस्टिन बनवाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह आदमी उनसे कुछ दिन का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा को देखते हैं, जिसकी बेटी का बद्दी आने वाला होता है और सेल्वा अपनी बीवी को बताता है कि वो इस बार अपनी बेटी को सोने की चैन गिफ्ट करेगा। फिर बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को फोन करती है और उसे सोने की चैन लाने के बाद सेविंग करके आने के लिए कहती है कि लिया ठीक करके आना, जिस पर सेल्वा उसकी बात मान लेता है और वह महाराजा के सैलून जाकर अपनी सेविंग करवाने लगता है। फिर सेल्वा के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि तुम अभी तक घर नहीं आए, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो जल्दी आना, और महाराजा भी यह बात सुन लेता है। जिसके बाद वह सेल्वा की सेविंग करने लगता है, पर तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसको लेने महाराजा साइड वाली शॉप वह बताता है कि हमारी चोरी के बारे में पर जाता है। इतने में सेल्वा का कॉल आता है। न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों को लगता है कि ये सब दूसरे शहर के लोग कर रहे हैं, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। जिस पर सेल्वा सवरी को समझाने लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है, और वह कॉल कट कर देता है। तभी वह महाराजा सेल्वा के पीछे खड़ा होता है और उसने कुछ भी नहीं सुना। अब सेविंग होने के बाद सेल्वा जल्दी में वो सोने की चैन, उसने सेल्वा की सारी बातें सुन ली थी, पर वह उसके सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे महाराजा की शॉप पर ही भूल जाता है और घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तभी सेल्वा की चैन कहीं गिर गई है, जिसके बाद वह पूरा घर ढूंढता है, पर उसे वह चैन कहीं भी नहीं मिलती। इधर महाराजा को वह सोने की चैन दिख जाती है और उसे याद आता है कि या तो सेल्वा के जन्मदिन पर उसको गिफ्ट देने वाला था। जिसके बाद वो सेल्वा से पता लगाकर वहां पहुंच जाता है, पर उसी टाइम पर पुलिस वाले भी सेल्वा को अरेस्ट करने आ जाते हैं, और इससे सेल्वा को ऐसा लगता है कि सलून में महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तभी सेल्वा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे ऐसी भारत में देखकर सवरी उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं पर मार देते हैं। और सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है, और सेल्वा भी सोच लेता है कि वह जैसे ही वॉर आएगा वह महाराजा से बदला जरूर लेगा, जिसके कारण उसकी बेटी और बीवी उससे दूर हो गई। अब हमें मालूम चलता है कि यह सब जो हुआ है वो सब तो फ्लैशबैक का सीन था। मतलब अभी तक जितने भी सेल्वा के सीन दिखाए गए थे वो सब पास्ट के थे, और प्रेजेंट में महाराजा अपने डस्टबिन की कंप्लेंट करवाने पुलिस स्टेशन आया था। खैर, दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा के बताए डस्टबिन जैसे ही एक नकली डस्टबिन बना लेते हैं और उस पर पत्थर मारकर उसे पुराने जैसा कर देते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द 1 लाख मिल जाए। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने डस्टबिन तो नकली बना लिया, पर नकली चोर कहां से लाएं, जिसके लिए वो महाराजा को रात को फिर से कॉल करता है और सुबह आकर उस रात हुई पूरी कहानी को बताने के लिए कहता है, ताकि वह अपने नकली चोर को वो कहानी बताकर महाराजा की कहानी से जुड़ सके। फिर वरदराजन और उसका स्टाफ डिसाइड कर लेते हैं कि अगर महाराजा ने यह डस्टबिन लेने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या खास था। खैर, अब अगले दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन को वही कहानी फिर से सुनाने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर आया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। तभी यहां हमें एक शॉकिंग बात मालूम चलती है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई थी और अंदर वो 3 चोर थे। अब अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगती है और वहीं तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर तीनों मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, जिसमें से एक वही पुलिस वाला होता है जो महाराजा के डस्टबिन को ढूंढने में लगा हुआ था। वही सलवा जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपना बदला लेने आता है, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी वहां आ गई और उन सब ने मिलकर उसका रेप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट शूज खरीद रहा होता है, जिस वजह से उसे घर आने में काफी देर हो जाती है, और जब महाराजा अपने घर आता है तो उसके आने से पहले वो तीनों चोर और वहां से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वालों को वो कहानी बता रहा था, जैसे कुछ चोर आए
और उसका डस्टन चुरा ले गए। जिसके बाद रात को वदराजन उसी पुलिस वाले को महाराजा की सुनाई कहानी बताता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसकी सुनाई कहानी बिल्कुल वैसी थी जैसे वो लोग उसके घर में घुसे थे। अब वो पुलिस वाला सेल्वा को जल्दी से कॉल करके यह सारी बात बताने लगता है कि महाराजा ने इस बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। और अब पुलिस वाले उन चोरों को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसमें सेल्वा कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब महाराजा रात को अपने घर वापस आता है तो वह अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां उसकी बेटी उसे पूरी कहानी बताती है कि जब मेरे साथ रेप हो रहा था तो एक आदमी की बैक पर चोट लग गई थी। साथ ही ज्योति महाराज से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप किसी भी तरह से उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब उसकी हालत देखकर बेचारा महाराजा बहुत ही बुरी तरह से रोता है और टूट जाता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को मारने का विचार कर लेता है। जिसके बाद सीन पिजन में शिफ्ट होता है, जहां वरदराजन महाराजा के घर पर उस रात हुए चीन को फिर से रिक्रिएट करना शुरू करता है कि कैसे चोर अंदर घुसे और उन्हें जब कुछ भी नहीं मिला तो डस्टबिन चोरी करके ले गए। या महाराजा ऐसा बिहेव करने लगता है कि वह अपनी लक्ष्मी के मिल जाने के बाद काफी ज्यादा खुश है, इसलिए वह पुलिस वालों के गले मिलता है और उनके बैक पर चोट देखने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि यही वह पुलिस वाला है जिसने उस रात उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। अब महाराजा उस पुलिस वाले से उसकी उम्र पूछने लगता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। ये सुनकर महाराजा उस पर भड़क जाता है, जिस पर वरदराजन महाराजा को बताता है कि हम अब इसे जेल में डाल देंगे। यासन का महाराजा चौंक जाता है कि आप ये क्या कर रहे हो, और हमें मालूम चलता है कि वरदराजन को पहले से पता था कि लक्ष्मी तो एक बहाना है और महाराजा तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों को ढूंढने थाने आया था। क्योंकि जब वरदराजन ने इस केस को लिया तो उन्हें मालूम चला कि ज्योति हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद सारे पुलिस वाले भी डस्टन को ढूंढने का नाटक कर रहे थे। अब वरदराजा महाराजा के हाथ में एक चाकू देखकर पुलिस वाले को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि ऐसा करने वालों को तो जान से मार देना चाहिए। जिस पर महाराजा भी उसकी बात मानकर पुलिस वालों को जान से मार देता। कंपनी में चुभा बैठा है तो वह तुरंत वहां है। इसके बाद उसे मालूम चलता है कि सेल्वा पहुंच जाता है और यह इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और महाराजा सेल्वा के दोनों पैर ही तोड़ डालता है। जिस पर सेल्वा कहता है कि मैं तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तही ज्योति भी आ जाती है। ज्योति सेल्वा के पास उसकी सोने की चैन फेंक है कि तुम इसे ही चोरी करने आए थे ना, ये लो, इसे रख लो। जिसे देखकर सेल्वा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चैन तुम्हारे पास कैसे आई। तो यहाँ हमें बहुत ही शॉकिंग बात मालूम चलती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब हम देखते हैं कि सेल्वा के अरेस्ट हो जाने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वा की पत्नी के पास उसकी चेन वापस करने आता है, जिसको लेने से सेल्वा की पत्नी मना कर देती है कि ये चैन पर ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सेल्वी की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है और यह वही सीन था जब महाराजा अपनी बीवी को खिलौने दिखा रहा था और तभी वहां पर उनकी लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सेल्वा की पत्नी मारी जाती है और महाराजा की बीवी और बेटी भी। और जिस बच्ची को आज तक महाराजा ने बड़ा किया था वो और कोई नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी थी, जो डस्टन में दबने की वजह से बच गई थी। अब प्रिजन में ज्योति वहां से जाने लगती है, जिसकी बैक पर लगी चोट को सेल्वा देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी की बैक पर भी ऐसी ही चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पकड़कर उससे पूछने लगता है कि क्या यह मेरी बेटी है। जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ, यह तुम्हारी बेटी तो है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूं और तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद वह ज्योति को लेकर वहां से चला जाता है और अब सेल्वा को एहसास होता है कि उसने बदले की आग में यह कैसा गुनाह कर दिया कि उसने अपनी बेटी के साथ यह दुष्कर्म किया। यही सोचकर वो उस बिल्डिंग से अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि है ही इस मूवी की काफी बेहतरीन कहानी, क्योंकि यूनिक और अलग ही कॉन्सेप्ट है और काफी मजेदार कहानी है जो कि आप लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, और इसी तरह की कहानियां आप लोग और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा